एवरीवन, दिस इज़ रत्नेश एंड वेलकम टू ऑल इन सॉगे क्लासेस। तो आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे सेट्स का, कार्टेशियन प्रोडक्ट का, रिलेशन का एंड फंक्शंस का। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या पढ़ा था हमने क्लास 11th में? हमने पढ़ा था सेट। ठीक है, सेट पढ़ा था। फिर सेट से ही एक कॉन्सेप्ट निकल कर आया था कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही कॉन्सेप्ट आया था रिलेशन का, रिलेशन। देन फिर रिलेशन पढ़ने के बाद हमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मिलता है किसका? फंक्शंस का। ओके, तो कन्फ्यूज़न रहता ही है मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को कि रिलेशन एंड फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, या फिर जब क्लास 12th में हम चैप्टर फर्स्ट जैसे ही पढ़ते हैं ना, रिलेशन फंक्शन है हमारा फर्स्ट चैप्टर, तो उसमें डाउट्स आ जाते हैं कि रिलेशन क्या है, फंक्शन क्या है, बहुत सी कन्फ्यूजन्स रहती हैं। ठीक है, तो हम सीखेंगे कि हाँ स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, एक्चुअल में फंक्शन की स्टार्टिंग कहाँ से हुई है। ठीक है, सेट से हुई है, बेसिक है। क्लास 11th में हमने पढ़ा था सेट्स चैप्टर। ठीक है, तो सेट के कॉन्सेप्ट पढ़े थे, सब कुछ सेट अच्छे से पढ़ा था। फिर सेट से ही, सेट के बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या आया था? रिलेटेड है। ये चारों जो कॉन्सेप्ट है एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, सेट्स के बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट आता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद रिलेशंस आता है, रिलेशन के बाद फंक्शन आ जाता है। ठीक है, इंटरकनेक्टेड भी हैं ये चारों। ठीक है, तो हम बिल्कुल बेसिक इस कॉन्सेप्ट बताऊंगी मैं आपको, ताकि आपका जो पुराना है क्लास 11th का वो ब्रशअप हो जाएगा। देन फिर हम जब न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12th, तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। ओके, स्टेप बाय स्टेप सबको बिल्कुल कॉन्सेप्ट बताऊंगी और आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले सेट को डिस्कस करेंगे। तो सेट को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले तो हम इन जर्नल क्लास 11 से पहले हम जब भी किसी बात का डिस्कशन करते थे कि सेट ऑफ बुक्स होता है, सेट ऑफ ज्वेलरीज होता है, ठीक है, सेट ऑफ पेन है आपके पास, सेट ऑफ कलर्स हो जाते थे, इस टाइप से हम बोलते थे। इन जनरल लैंग्वेज हम बोलते थे कि हमारे पास इस चीज़ का सेट है, हमारे पास इसका सेट है। ठीक है, तो इन जनरल बोलते थे वो हम। तो हम उसी को देख लेते हैं कि क्या वो जर्नल वाला और मैथमेटिक्स में जो सेट है वो दोनों सेम है या नहीं है। ठीक है, सेम नहीं है। ठीक है, बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, क्योंकि अब हम मैथमेटिकली सोच रहे हैं कि सेट होता क्या है। ठीक है, सेट की जो डेफिनेशन है, इन चारों में डेफिनेशंस आएंगी, उन डेफिनेशन को हमने रटना नहीं है, बस उनको समझना है। उसको समझ के बस कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, सब कुछ ईजिली समझ आ जाएगा। तो जैसा मैंने बोला कि सेट की डेफिनेशन पहले समझेंगे, फिर हम आगे करेंगे, समझेंगे उसको। ठीक है, तो सेट की डेफिनेशन क्या है? अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, वेल डिफाइंड को हम अंडरलाइन कर लेंगे। वेल डिफाइंड, अगर कोई भी सेट अगर आप बोल रहे हैं ना, अगर वो वेल डिफाइंड होगा तो वो सेट होगा मैथमेटिकली, अदरवाइज वो सेट नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि इन एग्जाम्पल में आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे के समझाती हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगा। बस वेल डिफाइंड पर थोड़ा सा फोकस रखना है। अगर कोई भी आपको सेट लिखा हुआ है ना, जैसे कि क्लास 11th में अभी आपने पढ़ा होगा, ठीक है, उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस दिए थे, वो पूछते थे फाइंड दिस इज सेट और नॉट, दिस इज सेट और नॉट। ठीक है, तो बस उसी टाइप से मैं आपको कुछ एग्जाम्पल समझाऊंगी और आपको समझ आ जाएगा। जैसे कि मैंने कुछ एग्जाम्पल्स ले लिए। सेट ऑफ बुक्स इन योर बैग। ठीक है, इन योर बैग दे दिया। अब देखो, सेट ऑफ बुक्स इन योर बैग, आपके पास, मेरे पास 3 स्टूडेंट्स हैं अभी। ठीक है, कोई ए है एंड बी है एंड सी है। ठीक है, तो क्या ये वेल डिफाइंड है या नहीं, सबसे पहले तो यही देखेंगे। सेट ऑफ बुक्स इन योर बैग, अब यहाँ योर कौन है हमें नहीं पता। ठीक है, आपके सामने कोई होगा आप उसको समझोगे, मेरे सामने कोई होगा मैं उसको समझूंगी। योर कौन है, कुछ समझ नहीं आ रहा। सबसे पहली बात तो हम सेंटेंस देखकर ही समझ गए कि ये वेल डिफाइंड तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक आपको आइडिया देती हूँ। ठीक है, तो सपोज दैट मैंने क्वेश्चन पूछा कि सेट ऑफ बुक्स इन योर बैग, तो ए ने काउंट किया तो ए के बैग में निकली हैं 5 बुक्स। ठीक है, बी ने काउंट किया तो बी के बैग में निकली हैं 6 बुक्स, सी ने काउंट किया तो सी के बैग में निकली हैं 7 बुक्स। तो सेट अलग हो गए ना, इसके पास तो 5 बुक्स का सेट है, इसके पास 6 बुक्स का सेट है, इसके पास 7 बुक्स का सेट है। ठीक है, दैट मीन्स ये तीनों आंसर्स अलग आ गए। ठीक है, किसी का आंसर सेम नहीं आया, तीनों आंसर्स अलग आ गए। अगर मैं और भी 10 बच्चों से पूछूंगी, उनके आंसर्स भी अलग आ जाएंगे, क्योंकि सबके पास अलग अलग बुक का कलेक्शन है। ठीक है, अलग अलग बुक्स होती हैं सबके पास, तो आंसर पर्सन टू पर्सन वेरी कर गया। ठीक है,
जब भी आंसर हमारा पर्सन टू पर्सन वेरी कर जाता है वो हमारा सेट नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारा सेट नहीं है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लिया, सेट ऑफ मेंबर्स, ठीक है, सेट ऑफ मेंबर्स इन योर फैमिली। फिर से आंसर यहाँ से सबका आंसर अलग आएगा। ए के फैमिली में है 3 पर्सन्स, बी की फैमिली में है 4 एंड सी की फैमिली में है 2 पर्सन्स, ठीक है। तो यहाँ भी आंसर अलग आया। इसका आंसर आया 3, इसका आंसर है 4, इसका आंसर है 5, ठीक है। तो क्या ये सेट वेल डिफाइंड है? नहीं है। पहले तो सेंटेंस देखकर ही हम समझ गए कि वेल डिफाइंड नहीं है, लेकिन फिर भी चलो सोचा शायद से किसी के फैमिली के मेंबर सेम आ जाएं, बट नहीं आए। पर्सन टू पर्सन सभी के आंसर अलग अलग आएंगे, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो नॉट अ सेट, ये सेट नहीं है, ठीक है। मैंने आपसे बोला है कि वेल डिफाइंड वर्ड को देखना है बस। अगर वेल डिफाइंड होगा, पर्सन टू पर्सन अलग अलग आंसर्स नहीं आएंगे तो वो सेट होगा, ठीक है। अगर पर्सन टू पर्सन सेम आंसर आएगा दैट मीन्स वो सेट होगा हमारा, ठीक है। तो चलो ये दोनों तो सेट्स नहीं है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, सेट ऑफ बबल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। सेट ऑफ बबल्स देख लिया इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। देखो ए है, अभी भी वही तीनों हैं ए बी सी, ठीक है, तीनों बच्चे। मैंने इससे पूछा, इसका आंसर सेम आया। इसने क्या दिया? ए ई आई ओ यू, ठीक है। बी से पूछा तो बी का आंसर भी क्या आया? बी ने पहले ई आई यू ए, क्या बचा? ओ रह गया, ठीक है। सी से पूछा तो सी ने क्या बताया? सी ने भी बताया ए ई आई ओ यू, ठीक है। अब आप देख रहे हैं तीनों से पूछा, अगर आप दुनिया में किसी से भी पूछोगे ना सभी के आंसर सेम ही आएंगे। ये सेट ऑफ बॉबल्स, दैट मीन सबसे पहले तो सेट ऑफ बॉबल्स बोल दिया, किसका है? इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का है, तो ये वेल डिफाइंड हो गया, ठीक है। वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है, दैट मीन्स आंसर भी जितने पर्सन से आप पूछोगे ना, दुनिया में किसी से भी पूछोगे ना, सेम आंसर आएगा, ठीक है। सेम आंसर आया दैट मीन्स क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। ये देखो ये अब आप मेरे से पूछेंगे मैम यहाँ पर तो सीक्वेंस बिगड़ गया, ठीक है। लेकिन देखो बेटा, सीक्वेंस बिगड़ने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, सेट तो है ना हमारा। 5 एलिमेंट्स इसमें है, 5 एलिमेंट्स इसमें है, सिर्फ ऑर्डर ही तो आगे पीछे हुआ है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। सेट है हमारा, ठीक है। तो ये हमारा सेट हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं तो आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। जब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पूछेंगे तो ए ने आंसर दिया 1 2 3 एंड सो ऑन, इन्फिनाइट तक होते हैं ना, 1 से स्टार्ट होते हैं इन्फिनाइट तक जाते हैं, ठीक है। बी से पूछा तो बी ने भी आंसर क्या दिया? 1 2 3 एंड सो ऑन। सी से पूछा तो सी ने भी क्या दिया? सेम आंसर 1 2 एंड सो ऑन, ठीक है। इसका भी आंसर सेम आया, इसका भी आंसर सेम आया, इसका भी आंसर सेम आया। और भी किसी से पूछोगे ना, 10 लोगों से पूछोगे, 50 लोगों, 100 लोगों से, किसी से भी पूछोगे ना, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। दैट मीन्स ये हमारा क्या हो गया? सेट हो गया। पर्सन टू पर्सन आंसर चेंज नहीं होगा तो वो हमारा सेट होता है। अगर डेफिनेशन से जाएँ तो अगर वेल डिफाइंड है तब भी सेट होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स तो वेल डिफाइंड है ना, नेचुरल नंबर की ही बात कर रहा है, ठीक है। ऐसे आप और भी एग्जांपल्स लेंगे, आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले तो सेंटेंस देख के समझ जाओगे कि वेल डिफाइंड हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर फिर भी नहीं समझ आ रहा है दैट मीन्स फिर आप क्या करोगे? 2 लोगों से ही पूछ लो। 2 से पूछोगे, चलो 4 लोगों को ले लो, 4 लोगों से पूछो, अगर सेम आंसर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो नहीं है। पर्सन टू पर्सन अगर वैरी कर गया ना तो वो हमारा सेट नहीं होता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो सेट ऑफ ज्वेलरी, सेट ऑफ पेन्स, ये सब बोलते तो हम सेट हैं, लेकिन ये हमारे एक्चुअल में इन मैथमेटिकल ये हमारे सेट नहीं होते हैं। सेट क्या होते हैं? जो वेल डिफाइंड होते हैं वही सेट्स होते हैं, ठीक है। फिर अब सेट के बाद जो कॉन्सेप्ट आया था हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट का आया था। अब सेट्स में तो देखो बेटा, सेट्स में तो हमारे पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। जब हम सेट्स पढ़ेंगे क्लास 11th वाला, जब मैं क्लास 11th वाला सेट करवाऊंगी ना, तब वहाँ पर सभी कॉन्सेप्ट सीख लेंगे। अभी मैंने आपको बस हल्का सा आइडिया दिया है सेट्स के बारे में, ठीक है। सेट बता दिया। अब सेट के बाद ही आता है, सेट से ही आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। सेट से ही आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसको समझेंगे, ठीक है। इसको समझने के बाद फिर रिलेशन पे आएंगे। चलिए पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट समझते हैं, डेफिनेशन लेकर ही चलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट की भी, ठीक है। मैंने बताया डेफिनेशन को समझेंगे अच्छे से, डेफिनेशन जैसे ही समझ आ जाएगी, कॉन्सेप्ट
क्लियर हो जाएगा। ठीक है, याद नहीं करनी डेफिनेशन, बस समझना है। ठीक है, देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। अ कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम A एंड B। ठीक है, दैट इज, अभी समझाऊंगी, पहले यहाँ तक समझ लो। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, A क्रॉस B, वेयर A एंड B क्या है, हमारे सेट्स हैं, और वो भी कैसे सेट्स हैं, A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट। ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। A एंड B हमारे कैसे होंगे, नॉन एम्प्टी सेट्स होंगे, तभी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करते हैं। और फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट की जब बात करते हैं तो उसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट इज ऑल्सो अ सेट, सेट होता है। ठीक है, सेट होता है, और वो भी डिफरेंट टाइप का सेट होता है। कैसा होता है, ऑर्डर्ड पेयर आते हैं उसमें। सेट में क्या आते हैं, जो एलिमेंट्स आते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में आते हैं। ठीक है, देखो ये सेट के फॉर्म में लिखा हुआ है, ये ऑर्डर्ड पेयर आया। ठीक है, A कॉमा B, वेयर A जो हमारा आता है वो सेट A से आता है, A बिलोंगिंग फ्रॉम सेट A, और जो B आता है वो हमारा सेट B से आता है। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे ऑर्डर्ड पेयर बन जाते हैं। और ऑर्डर्ड पेयर का जो सेट होता है वो हमारा क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। ठीक है, समझ गए, सेट बोला है दैट मीन्स वेल डिफाइंड तो होगा ही, तभी वो सेट है। और आई होप समझ गए होंगे आप लोग। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, दो सेट्स का प्रोडक्ट होता है जिसमें एलिमेंट्स आते हैं हमारे ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में, वेयर फर्स्ट एलिमेंट हमारा सेट A से आता है और सेकंड एलिमेंट हमारा सेट B से आता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो है हमारी वो क्या है, वेयर A एंड B आर नॉन एम्प्टी। अगर एक भी एम्प्टी सेट हो गया ना, ठीक है, अगर एक भी एम्प्टी सेट है, एम्प्टी मतलब कोई एलिमेंट है ही नहीं उसमें, किसी भी एक सेट में अगर एलिमेंट नहीं होगा तो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा क्या, नहीं बनेगा। सपोज दैट A में हमारे पास कोई एलिमेंट ही नहीं है तो यहाँ A आएगा ही नहीं, तो ऑर्डर्ड पेयर की बात ही नहीं होगी। लेकिन जबकि हमारा क्या है, डेफिनेशन में लिखा है ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए, तो होना चाहिए, मतलब पेयर का मतलब दो एलिमेंट्स तो होने ही चाहिए उसमें। ठीक है, तो वो है सबसे इंपॉर्टेंट बात है, नॉन एम्प्टी होना चाहिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट आप समझ गए होंगे। ठीक है, इस टाइप के आते हैं। चलो विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं। मैंने कोई सेट ले लिया, A ले लिया। ठीक है, A में मैंने एलिमेंट्स ले लिए 1 2 3, ओके, एंड कोई सेट B ले लिया, उसमें मैंने एलिमेंट्स ले लिए 4 एंड 5। ठीक है, अब हमने क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब A क्रॉस B। देख रहे हैं आप, A भी नल सेट नहीं है, B भी नल सेट नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, अब देखिए ऑर्डर पेयर तो आपको आते ही होंगे बनाने। क्या होगा, पहले 1 का इन दोनों के साथ आएगा, मतलब फर्स्ट एलिमेंट देखो फर्स्ट सेट से आया, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड, 4 है ना ये। ठीक है, फिर 1 एंड 5 आएगा, फिर अब 2 के साथ करेंगे तो 2 4 एंड 2 5, देन 3 के साथ 3 4 एंड 3 5। तो देखो ये सेट आ गया। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, एक सेट ही होता है, लेकिन क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर आते हैं उसमें। ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, एक ऑर्डर्ड पेयर को पूरा हम एक एलिमेंट लेते हैं। ठीक है, और डेफिनेशन में क्या बताया था, फर्स्ट एलिमेंट है, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो हमारे सेट A से आता है। देखिए 1 सेट A में है। ठीक है, और सेकंड एलिमेंट देखो सेट B से आता है 4। सेम यहाँ पर 1 है A का और 5 है B सेट का। ठीक है, सेम 2 है हमारा सेट A से, 4 है हमारा सेट B से, यहाँ भी 2 सेट A से है और 5 सेट B से है। 3 भी हमारा सेट A से है, 5 और 4 है हमारा सेट B से, 3 है सेट A से और 5 है सेट B से। ठीक है, सभी ऑर्डर पेयर सेम कंडीशन को फॉलो करते हैं, क्या कि ऑल ऑर्डर पेयर्स में क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट तो फर्स्ट सेट से आएगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से आएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, समझ गए अच्छे से। ठीक है, तो आपने देखा सेट से, देखो सेट सीखा, सेट से हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ आ गया हमको कि दो सेट्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, अब बस कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसे ही आपने सीखा ना, वहाँ से रिलेशन निकल कर आएगा हमारा। ठीक है, वहाँ से हमारा रिलेशन आएगा और फिर रिलेशन को हम समझेंगे। रिलेशन, ठीक है, रिलेशन क्या है, रिलेशन की जो डेफिनेशन आएगी, फिर से मैं बोल रही हूँ, डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपने रटनी है, समझनी है सिर्फ। ठीक है, जैसे कि सेट की डेफिनेशन आपने समझ लिया था, वेल डिफाइंड होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में आते हैं हमारे एलिमेंट्स। ठीक है, वो दो सेट्स का मल्टीप्लाई होता है, वेयर A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट, दोनों हमारे नॉन एम्प्टी होते ही हैं। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट है दैट मीन्स A एंड B आर नॉन एम्प्टी, ये बात समझनी है। ठीक है, तो चलो अब रिलेशन की डेफिनेशन पर आते हैं। रिलेशन की डेफिनेशन पर आएंगे तो क्या है, अ रिलेशन आर फ्रॉम, रिलेशन को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट A टू सेट B इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B। ठीक है, डेफिनेशन मैंने पूरी नहीं लिखी है, लेकिन अगर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ आ गया ना तो आप यहीं से समझ जाएंगे। क्या
समझाती हूँ। देखो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन होता है हमारा सबसेट होता है, किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। ठीक है, सेट आप पढ़ के आए हैं 11th में, सबसेट जानते हैं क्या होता है। ठीक है, तो बस रिलेशन कुछ भी नहीं है, रिलेशन क्या है, सबसेट है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ठीक है, वेयर ए एंड बी आर टू सेट्स होते हैं। और अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट की बच्चों बात कर दी ना मैंने, जैसे ही मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट बोला आपके मन में तुरंत से आना चाहिए ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स। ठीक है, तो डेफिनेशन में लिखने की जरूरत नहीं है, कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा है दैट मीन्स आप समझ गए कि ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स होंगे तभी कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया तभी रिलेशन आएगा। और रिलेशन होता क्या है हमारा, रिलेशन होता है हमारा सबसेट ऑफ, क्या होता है, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। समझ गए। ठीक है, सेट आया, सेट से कार्टेशियन प्रोडक्ट आया, कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही रिलेशन आ गया निकल कर। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही रिलेशन आया निकल के। रिलेशन होता क्या है, सबसेट होता है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। सिंपल, समझ गए। अब विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल समझते हैं। डेफिनेशन तो समझ गए होंगे आराम से आप। अब विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल समझेंगे, समझ आ जाएगा। रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है कि इसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। कार्टेशियन प्रोडक्ट कहाँ से आते हैं, सेट से आते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से होगी, सेट से ही तो होगी। हमने कोई एक सेट ले लिया ए में ले लिया मैंने 1 2 3 एलिमेंट्स। ठीक है, और कोई सेट बी ले लिया, बी में ले लिया मैंने 2 4 6 ये एलिमेंट्स। ठीक है, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे ए क्रॉस बी का। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे ए क्रॉस बी का, आता ही है आप हमको निकालना 1 2 1 4 1 6। ठीक है, फिर 2 2 2 4 2 6, देन 3 2 3 4 3 6। ठीक है, ए क्रॉस बी आ गया, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है। तो कोई भी हम रिलेशन इसमें डिफाइन कर दें, कोई भी रिलेशन, ये हमारे पास सेट आ गया। एक बात आपको पता ही है, सबसेट, सेट ऑल्सो अ सबसेट ऑफ इट सेल्फ। ठीक है, सेट भी हमारा क्या होता है, सबसेट होता है इट सेल्फ। ठीक है, तो ये भी सबसेट ही है, ये भी रिलेशन ही है। लेकिन हम क्या करेंगे, एक कोई रिलेशन डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, तो एक मैंने रिलेशन डिफाइन कर दिया इन्हीं दोनों सेट से। रिलेशन डिफाइंड है, एक्स कॉमा वाई टाइप के एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, सच दैट मैंने कंडीशन ले ली, क्या ले ली, y इज इक्वल टू 2x ले लिया। ठीक है, वेयर x कहाँ से बिलोंग करेगा, अभी सीखा था कार्टेशियन प्रोडक्ट में, x कहाँ से बिलोंग करेगा, सेट ए से। ठीक है, एंड y कहाँ से बिलोंग करेगा, सेट बी से। ठीक है, डेफिनेशन में सीखा था, बस वही लिखा हुआ है, सिंपल, आपको समझ आ रहा होगा, है ना। तो ऑर्डर पेयर इस टाइप से आएंगे, रिलेशन ये डिफाइंड है और इसी में से कुछ एलिमेंट्स निकल कर आ जाएंगे, हमारे पास वही रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, ये ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो रिलेशन। ठीक है, क्यों, क्योंकि सेट इटसेल्फ होता है ना सबसेट। ठीक है, ये हो गया। चलो देखते हैं निकाल के, यहाँ से साइड में कर लेते हैं। y इज इक्वल टू, सबसे पहले देखो x हमने कहाँ से लेना है, x हमने सेट ए से ही लेना है। ठीक है, क्योंकि x हमारा सेट ए से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 1 लिया मैंने, y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स के प्लेस पे 1 लिया, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, दैट मीन्स हमने x इज इक्वल टू 1 लिया, y इज इक्वल टू 2 आ गया। 2 है हमारा, 2 बिलोंग कर रहा है इसमें। तो एक ऑर्डर पेयर हमारा 1 2 लिखा है ना, यहाँ पर ये लिखा हुआ है 1 2, ये आ गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, 2 है तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 2 पुट किया, 4 आ गया। तो क्या निकल के आया, x इज इक्वल टू हमने 2 पुट किया, y इज इक्वल टू 4 आ गया। 2,4 है इसमें, 2,4 तो है इसमें, लिख लिया 2,4। ठीक है, देन फिर अब एक एलिमेंट और है 3, y इज इक्वल टू 2 इंटू 3 ले लिया x के प्लेस पे, तो क्या निकल कर आ गया, 6 आ गया। यहाँ से क्या आया, x इज इक्वल टू हमने लिया 3, y इज इक्वल टू 6 आ गया। ठीक है, ऑर्डर पेयर 3,6 है यहाँ पर, यस है। ठीक है, 3,6 देख रहे हो। ठीक है, ये रिलेशन डिफाइंड हो गया। कार्टेशियन प्रोडक्ट तो था ही हमारे पास, सेट हैं, दोनों सेट हैं, दोनों का मल्टीप्लाई किया, कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद हमने क्या, आर कोई रिलेशन डिफाइन कर दिया, कोई भी रिलेशन डिफाइन कर दिया इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप के रिलेशन में जो आया ये सबसेट है, ये सबसेट निकल कर आ गया किसका, इस वाले सेट का। देख रहे हैं ना, ये सबसेट है, क्योंकि सबसेट्स वगैरह पढ़े होंगे आपने क्लास 11th में, इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये दिख रहा है आपको कि दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस। ठीक है, तो रिलेशन क्या हो गया, सबसेट हो गया ए क्रॉस बी का। समझ गए। ठीक है, वेन डायग्राम से भी समझ लेते हैं, चलो, क्योंकि भी फंक्शन पढ़ेंगे ना, तो फंक्शंस, रिलेशन और फंक्शन में डिफरेंस समझ आ जाएगा कि क्या होता है। ठीक है, देख लेते हैं। देखो
रिलेशन से ही आता है। रिलेशन देखो ये हमारा क्या है, 1 2 3 है ना, 1 2 3 हमारे सेट ए है ये, ठीक है। ये होता है सेट बी। सेट बी है, सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 2 4 6, ठीक है। अब देखो 1 किससे कनेक्टेड है, 1 2 से कनेक्टेड है, 2 किससे कनेक्टेड है, 4 से, 3 किससे कनेक्टेड है, 6 से, ठीक है। ये हमने वेन डायग्राम बना लिया, अभी फंक्शन समझेंगे तब समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। और अगर मैं इसको भी, इसका वेन डायग्राम बनाऊँ अगर आपके सामने, चलो इसका ही बना लेते हैं। देखो ए, ये सेट ए है और ये सेट है हमारा बी। इसमें क्या है, 1 2 3 और 2 4 6 ये है, ठीक है। अब देखो बच्चों 1 कनेक्टेड है 2 से, 1 4 से भी कनेक्टेड है और 1 6 से भी कनेक्टेड है। ये देखो 1 4 6, 2 2 से भी कनेक्टेड है, 2 4 से कनेक्टेड है, 2 6 से भी कनेक्टेड है। तो तीनों से कनेक्टेड है, 3 भी तीनों से ही है, ठीक है। एक रिलेशन ये आ गया। रिलेशन में कोई कंडीशन नहीं होती है, जो भी एलिमेंट्स कनेक्टेड थे ए एंड बी के वो हमने लिख लिए, वेन डायग्राम के थ्रू हमने उसको बना लिया, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलो रिलेशन का इसी सेट से ले रहे हैं, सेट ए बी है, कार्शन प्रोडक्ट ये है हमारा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, रिलेशन ले लिया मैंने, कोई भी रिलेशन डिफाइन कर लिया, एक्स वाई टाइप के एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। एक्स वाई टाइप के एलिमेंट्स आएंगे और y इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर x, ये ले लिया। x कहाँ से बिलोंग करेगा, सेट ए से, और y कहाँ से बिलोंग करेगा, सेट बी से, ठीक है। इसको करेंगे, जैसे आप इसको करोगे ना, इसको तो देखते ही समझ आ रहा है, आप x इज इक्वल टू 1 लेंगे ना तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। x इज इक्वल टू अगर आप 1 लेंगे तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। देखो यहाँ पे रफ पे समझ लो, ये लो, x इज इक्वल टू अगर y ले लिया ना, ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1 है, x इक्वल टू 1 लिया तो y इज इक्वल टू भी 1 आ रहा है, बट y कहाँ से आता है, सेट बी से आता है। यहाँ पर 1 है क्या, नहीं है, तो ये नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि x इज इक्वल टू आपने 1 लिया, y इज इक्वल टू 1 आ रहा है, तो y में 1 है नहीं, तो ये वाला ऑर्डर पेयर नहीं आएगा, क्योंकि y में 1 है ही नहीं, ठीक है। सेकंड एलिमेंट हमेशा कहाँ से बिलोंग करता है, सेट बी से बिलोंग करता है, सेट बी में तो है ही नहीं 1, तो ये नहीं लिखेंगे, ठीक है। फिर x इज इक्वल टू 2, यहाँ पर लिख कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू हमने ले लिया 2, तो y इज इक्वल टू भी 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से ऑर्डर पेयर क्या आएगा निकल के, 2, 2 आएगा, ठीक है। तो 2 है सेट ए में और 2 है y में भी, ठीक है। 2, 2 है ये, तो ये हमारा मतलब 2 हमारा ए में भी है और 2 हमारा y में भी है, तो ये ऑर्डर पेयर आ जाएगा हमारा, ये 2, 2 का आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ से 3 लेंगे, x इज इक्वल टू हमने ले लिया क्या, 3, x इज इक्वल टू 3 लिया, तो y इज इक्वल टू भी ऑब्वियसली 3 आएगा। तो y में 3 है क्या, y में 3 है ही नहीं, ऑर्डर पेयर कैसा बनेगा, 3, 3 बनेगा। x में तो है 3 बट y में 3 नहीं है, तो ये ऑर्डर पेयर नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि y में तो 3 है ही नहीं। तो बस एक ही पेयर आएगा हमारे पास, 2, 2। इसका भी अगर वेन डायग्राम बना लेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 ये सेट ए है और b 2 4 6 ये सेट बी है। जो एलिमेंट्स कनेक्टेड है ना इस रिलेशन के थ्रू, क्या है, 2 2 से कनेक्टेड है, बस ये बना लिया हमने, ठीक है। तो मैंने आपको अभी रिलेशन डिफाइन किया, क्या है रिलेशन कोई भी हो सकता है, बट होता क्या है, वो कार्शन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। तो ये कार्शन प्रोडक्ट था, इसका सबसेट ये आ गया। देखो कार्शन प्रोडक्ट ये भी, ये कार्शन प्रोडक्ट है, इसके सबसेट्स आ गए थे, ठीक है। वेन डायग्राम के थ्रू मैंने आपको समझा दिया ये, ठीक है। ये कार्शन प्रोडक्ट, ये रिलेशन डिफाइंड था। कार्शन प्रोडक्ट में देखो, कार्शन प्रोडक्ट में आ रहा है 2, 2 आ रहा है, तो 2, 2 यहाँ भी आ गया, ठीक है। तो ये इसका सबसेट है, तो ये रिलेशन ये भी डिफाइंड है, रिलेशन ये भी डिफाइंड है। समझ गए ना आप, सेट से आया कार्शन प्रोडक्ट, कार्शन प्रोडक्ट से आया रिलेशन, रिलेशन हम बहुत अच्छे से समझ गए, वेन डायग्राम भी बना लिया मैंने, ठीक है। चलो अब हम आते हैं फंक्शंस पर। फंक्शंस रिलेशन से ही आएगा, आप समझते हैं, ठीक है। फंक्शन की डेफिनेशन को फिर से समझेंगे। हमने अभी देखो सेट की डेफिनेशन समझा, कार्शन प्रोडक्ट की डेफिनेशन समझा, सेट रिलेशन की डेफिनेशन समझी, ठीक है। अब आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे सभी कॉन्सेप्ट्स को, सेट को, कार्शन प्रोडक्ट को, रिलेशन को। अब रिलेशन से ही हम कनेक्ट करेंगे फंक्शंस को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फंक्शन क्या है। फंक्शन की सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर समझाऊंगी आपको। अ रिलेशन, फंक्शन क्या होता है, अ रिलेशन उसने स्टार्टिंग में ही बोल दिया, पहली लाइन ही बोल दी। क्या होता है फंक्शन, क्या होता है, अ रिलेशन होता है, कोई रिलेशन होता है, ठीक है। तो अ रिलेशन एफ, लेकिन रिप्रेजेंट हम फंक्शन को एफ से करते हैं, ठीक है। तो अ रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी
ठीक है। फंक्शन हमारा कहाँ से होता है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको। कोई भी रिलेशन है, अ रिलेशन बात की है तो कोई रिलेशन होता है उसको हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और वो हमारा कैसे जाता है, ए टू बी जाता है, ठीक है, ए टू बी जाता है। ए और बी क्या होते हैं, ए एंड बी हमारे क्या होते हैं, सेट्स होते हैं, ठीक है। इज सेट टू बी अ फंक्शन, क्या कहते हैं उसको, फंक्शन कहते हैं, वो तो मैंने आपको पहले समझा दिया, ठीक है। टू बी अ फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ, ये लाइन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इफ एवरी 2 बार लिख गया कोई बात नहीं, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, ठीक है। तो डेफिनेशन से क्या समझ आया, डेफिनेशन से समझ आया कि फंक्शन भी हमारा क्या होता है, एक टाइप का रिलेशन ही होता है, ठीक है, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। लेकिन वहां पर एक कंडीशन आ गई, एक कंडीशन दी थी उन्होंने, रिलेशन में कोई कंडीशन नहीं थी, रिलेशन सीधा सीधा था कि सबसेट होता है किसका, कट्स एंड प्रोडक्ट का, बस कोई कंडीशन नहीं थी वहां पे, रिलेशन हो गया था वो। लेकिन अगर फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन हमारा कहाँ से आता है, रिलेशन से ही आता है, लेकिन स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है, ठीक है। स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है, रिप्रेजेंट कहाँ से होता है, सेट ए टू सेट बी ही जाएगा, ठीक है। कंडीशन होती है इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है। चलो, every element of set A has one and only one image in set B। चलो, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल एंड विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम मैं आपको समझाती हूँ, समझ आ जाएगा, ठीक है। बस यहाँ पर थोड़ा सा फोकस रखना है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, ये है फंक्शन की डेफिनेशन प्रॉपर। जहाँ ध्यान देने वाली बात है वो यही है सिर्फ, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, तो वो ऐसा रिलेशन हमारा क्या हो जाता है, फंक्शन हो जाता है, ठीक है। चलिए, अलग से क्या ही समझाऊं, क्योंकि फंक्शन भी हमारा क्या है, एक टाइप का रिलेशन ही तो है, ठीक है। तो जो हमारा रिलेशन का कॉन्सेप्ट था ना, उसी से हम फंक्शन को निकाल देंगे, क्योंकि